गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज स्वागत है आपका इलाइट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लास में। आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमने लास्ट में छोड़ा था उसी को मैं वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको पहले पूर्व ज्ञान की थोड़ी सी बात बताएंगे। देखिए, हमने बताया था कि परागकोश जो होता है, आवर्त बीजी पादप में परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। हमने ये भी सीख लिया कि परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार होता है। देखिए, परागकोश का परिवर्धन जो होता है वो सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है और उसमें दो संरचनाएं होती हैं। एक तो परागकोश की भित्ति और दूसरा होता है यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका। दो कोशिकाएं होती हैं, एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो परागकोश की भित्ति का निर्माण करती है और जो दूसरी संरचना है बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी और लघु बीजाणु मात्र कोशिका के पश्चात लघु बीजाणु का निर्माण होगा। ये सभी संरचनाएं लघु बीजाणुधानी में बनती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन में सबसे पहले हम नर जनन भाग के बारे में पूरी स्ट्रक्चर कि नर जनन भाग है वो क्या होता है, किस प्रकार उसका परिवर्तन होता है, नर जनन के अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले ये बताया है कि देखिए स्टूडेंट्स, परागकोश के परिवर्धन से दो संरचनाएं विकसित होती हैं। परागकोश के परिवर्धन से दो संरचनाएं विकसित होती हैं। फर्स्ट है देखिए स्टूडेंट्स, परागकोश के परिवर्धन में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, परागकोश की भित्ति तथा बीजाणुजन कोशिका। वास्तव में परागकोश की भित्ति किस प्रकार होती है, उसकी संरचना कैसे होती है, वो आपको बताई जाएगी। परागकोश की जो भित्ति होती है वो परागकोश की भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी होती है। ये 4 परतें कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में आपको बताया है। एक बार वापस से अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाह्य त्वचा। देखिए स्टूडेंट्स, परागकोश के सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली एक कोशिकीय परत जो होती है वो बाह्य त्वचा होती है। सबसे पहले अपन ये सीखेंगे, पराग कोश की भित्ति। परागकोश की भित्ति में फर्स्ट जो है वो है बाह्य त्वचा। देखिए स्टूडेंट्स, परागकोश की भित्ति में सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली एक कोशिकीय परत जो होती है वो होती है बाह्य त्वचा। ये एक तरीके से सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है। बाह्य त्वचा क्या है? एक कोशिकीय परत, एक कोशिकीय परत क्या काम करती है? सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। देखिए स्टूडेंट्स, परागकोश की दूसरी जो परत होती है इसे एंडोथीशियम कहते हैं। यह बाह्य त्वचा के नीचे
एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। बाह्य त्वचा के नीचे एक कोशिकीय परत के रूप में पाई जाती है। तो दूसरी जो परत आ गई उसे बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंडोथीसियम बाह्य त्वचा के नीचे एक कोशिकीय परत, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के नीचे एक कोशिकीय परत एंडोथीसियम। अब आपको यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। एंडोथीसियम जो है ये भी एक कोशिकीय लेयर है, फर्स्ट। दूसरी बात क्या बतानी है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताना है कि एंडोथीसियम जो परत होती है उसमें अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, थिकनेस पाई जाती है। तो इसमें ध्यान रखना, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है, फर्स्ट। दूसरी बात क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स कि एंडोथीसियम जो लेयर होती है वो आर्द्रता ग्राही होती है, इसलिए परागकोश के स्फुटन में सहायक जो भित्ति होती है वो कौन सी होती है, एंडोथीसियम। देखिए हम यहां पे लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो लैंगिक जनन में नर जनन भाग में नर युग्मक बनेंगे। नर युग्मक जो बनेंगे, नर युग्मक किसके अंदर होते हैं, परागकण के अंदर। परागकण किसके अंदर बनेंगे, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी के अंदर पहले क्या होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर लघु बीजाणु से परागकण विकसित होंगे और परागकण जब इसका स्फुटन होगा तभी तो परागकण बाहर आएंगे। तो यहां पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव पाया जाता है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि यह आर्द्रता ग्राही होती है। एंडोथीसियम आर्द्रता ग्राही होती है, इसलिए यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। परागकोश के स्फुटन में परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर बात की है परागकोश की भित्ति। दूसरा हमारा पास पॉइंट आएगा बीजाणु जन कोशिका। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं परागकोश की जो भित्ति होती है वो चार परतों से मिलकर बनी होती है, बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। दो हमने पढ़ ली, बाह्य त्वचा। दूसरी हमारे पास आती है एंडोथीसियम, अंत्यस्थ त्वचा भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड जो है हमारे पास वो होती है मध्य परत, मिडिल लेयर। मध्य परत या मिडिल लेयर। मध्य परत जो लेयर होती है परागकोश की, ये 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। 1 से 3 कोशिकीय परत जो होती है वो कौन सी होती है, मध्य परत। देखिए यहां से ये जो भित्ति दिख रही है आपको इस डायग्राम में, यहां से ये तो देखो ये वाली जो दिख रही है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम से यहां पे ये टेपिटम है, तो इसके बीच में जो पाई जाएगी वो कौन सी होती है, मध्य परत। तो यहां पर आपको बात याद रखना है 1 से 3 कोशिकीय परत होती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम, सबसे पहले लास्ट जो परत आती है वो आती है टेपिटम। इसमें एक बात याद रखना, मध्य परत जो होती है वो 1 से 3 कोशिकीय परत होती है, या 1 से 3 कोशिकीय परत या लेयर होती है, स्तर होता है। ये पूरा डायग्राम इसी प्रकार बनेगा, मैंने पूरा फुल फिल नहीं किया, आप इसको समझना ऐसे ही। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे टेपिटम, जो सबसे परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति होती है। देखिए मैं वापस बताता हूं इसके बारे में, टेपिटम के बारे में सीखिए। सबसे पहले परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति जो होती है
वो कौन सी होती है? टेपिटम, फर्स्ट। दूसरी बात क्या बतानी है कि ये जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं वो बीजाणुजन कोशिकाओं के डायरेक्ट संपर्क में होती है। इसके अंदर बीजाणुजन कोशिका जो बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण और परागकण के अंदर नरयुग्मक। इसी पॉइंट्स को अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे टेपिटम। देखिए सबसे पहले मैं बोल के बताता हूं आपको, परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति जो होती है वो टेपिटम होती है, फर्स्ट। दूसरा पॉइंट हमें बताना है कि टेपिटम बीजाणुजन कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो टेपिटम होती है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होती है। टेपिटम जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, एक तो अमीबीय प्रकार की और दूसरी होती है स्रावी प्रकार की। एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। विकासशील परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट बात है ये। तो हमें यहां पर ये टेपिटम के बारे में समझ में आया। अब आपको बताते हैं कि अधिकांश आवर्त बीजी पादप में टेपिटम जो है वो स्रावी प्रकार की होती है। इनके द्वारा वसीय गोलाकार संरचनाएं स्रावित की जाती हैं जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। ये प्रोयूबिस्काय जो संरचनाएं होती हैं प्रोयूबिस्काय कहलाएंगी। और ये प्रोयूबिस्काय जो संरचनाएं होती हैं उनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन के आवरण के जमाव के कारण प्रोयूबिस्काय यूबिस्काय में कन्वर्ट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं कि परागकोश जो होता है, परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति टेपिटम, जिस पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको टेपिटम के बारे में वापस से थोड़ा सा बताता हूं। टेपिटम ये हमारे पास फोर्थ लेयर है। तो इसमें आपको क्या बात बतानी है? सबसे पहले परागकोश की सबसे आंतरिक परत, परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। फर्स्ट। सेकंड में क्या याद रखना है कि परागकोश की सबसे आंतरिक परत। दूसरी बात क्या बतानी है कि यह परत लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होती है। अब आपको बताते हैं कि जो टेपिटम होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। टेपिटम जो होता है वो दो प्रकार की कोशिकाओं, टेपिटम है दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जा सकती हैं टेपिटम में। ये दो प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होती है अमीबीय और दूसरी होती है स्रावी। एक तो होती है अमीबीय और एक होती है स्रावी। अधिकांश आवर्त बीजी पादपों में स्रावी प्रकार की या ग्रंथिल, स्रावी या हम ये कह सकते हैं ग्रंथिल, अमीबीय या दूसरी हमारे पास है स्रावी। स्रावी को दूसरा नाम दिया गया है ग्रंथिल कोशिकाएं,
की बनी हुई हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो टेपिटम है वो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर दो बातें, आपको ये एक तरीके से इसका वर्क हो गया, कार्य हो गया, यहां पर हमें समझ में आनी चाहिए कि बाह्य त्वचा जो है वो तो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य कर रही है। एंडोथीसियम जो है वो परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। एंडोथीसियम है वो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या है? टेपिटम है, इससे थर्ड जो है वो मैंने बताया आपको, थर्ड जो होती है वो मध्य परत है। मध्य परत 1 से 3 कोशिकीय परत है और फोर्थ हमारे पास है टेपिटम, सबसे आंतरिक परत है। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना, यदि किसी पादप के परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति अर्थात टेपिटम नष्ट हो जाती है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले परागकण नर बंधे होते हैं, यानी वो बंधे होते हैं, जननक्षम नहीं होते। इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि परागकोश की टेपिटम नष्ट हो जाती है, यदि परागकोश की टेपिटम नष्ट हो जाती है तो परागकोश में उत्पन्न परागकण बंधे होते हैं, परागकण बंधे होते हैं। देखिए स्टूडेंट, समझ में आना चाहिए कि परागकण बंधे होते हैं अर्थात ये जननक्षम नहीं होते। हमने क्या क्या सीखा है आपको बताता हूं। परागकोश की भित्ति के बारे में हमने पढ़ा है। परागकोश देखिए लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी में दो, जब परागकोश का परिवर्धन होता है या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है, परागकोश के परिवर्धन से दो संरचनाएं बनी, एक तो परागकोश की भित्ति और दूसरा है बीजाणुजन कोशिका। ये परागकोश की जो भित्ति है वो 4 कोशिकीय परत या 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। 4 स्तर मैंने बताया आपको, बाह्य त्वचा, दूसरी होती है एंडोथीसियम, तीसरी मध्य परत और फोर्थ होती है टेपिटम। अब इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, मैंने बताया आपको सबसे इंपॉर्टेंट परत है ये, सबसे आंतरिक परत है परागकोश की, सबसे आंतरिक परत लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होती है। 2 प्रकार की हो सकती हैं, अमीबीय या स्रावी। अधिकतर आवर्तबीजी पादपों में स्रावी पाई जाती हैं। 2 कार्य हैं, एक कार्य इसका है टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, दूसरा है यदि परागकोश की टेपिटम नष्ट हो जाती है तो परागकोश में उत्पन्न परागकण बंधे उत्पन्न होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यदि परागकोश की सबसे आंतरिक भित्ति नष्ट हो जाए तो उत्पन्न होने वाले परागकण बंधे होते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ये हमने सीखा है कि परागकोश की, अब इसके बारे में बात करेंगे। बीजाणुजन कोशिका, देखिए आप एक बार वापस से रिवाइज करो। सबसे पहले परागकोश के परिवर्धन में पहली जो कोशिका थी वो थी प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिकाएं से 2 संरचनाएं विकसित हुई, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है
वो परागकोश की भित्ति बनाती है। दूसरी है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, जो विभाजित होकर बीजाणु जन कोशिका बनाएगी। अब ये बीजाणु जन कोशिकाएं विभाजित होकर परागकोश में किसका निर्माण करती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है बीजाणु जन कोशिका, उसका एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि बीजाणु जन कोशिका जो होती है वो विभाजित होकर, बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर बीजाणु जन कोशिका विभाजित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट है हमारे पास बीजाणु जन कोशिका। बीजाणु जन कोशिका, तो बीजाणु जन कोशिका जो है, बीजाणु जन कोशिका, इस बीजाणु जन कोशिका में विभाजन होगा। बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, ये विभाजन करेगी और विभाजन करके किसका निर्माण करती है? लघु देखिए स्टूडेंट्स, बीजाणु जन कोशिका है, कौन सी कोशिका है? बीजाणु जन कोशिका। बीजाणु जन कोशिका, इन बीजाणु जन कोशिका जो होती हैं इनमें विभाजन होता है और इनमें विभाजन से कौन सी कोशिका बनेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका से फिर क्या बनेगा? लघु बीजाणु। और ये लघु बीजाणु बाद में परागकण के रूप में, और परागकण के अंदर क्या होता है? नर युग्मक। लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो उसकी जो स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग हम पहले नर युग्मक के बारे में, कि नर युग्मक का नरजनन भाग, नरजनन भाग से उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण कैसे होगा, वो जैसे इसको बोलते हैं अपन नर युग्मकोद्भिद। और दूसरा होता है हमारे पास मैल, ये मैल पार्ट के बारे में पढ़ने कंप्लीट किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो फीमेल पार्ट, पहले अपन इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा थोड़ा सा पॉइंट्स जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है। हम बात करते हैं कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, वो हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या क्या रिवाइज किया। देखिए आप एक बार वापस से रिवाइज करो। पुष्प के बारे में हमने स्टार्ट किया था। पुष्प के बाद में हमने कहा कि पुष्प के 4 चक्र है। फिर हमने स्टार्ट किया कि जो पुष्प होते हैं उसके अंदर, क्योंकि लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो उसमें एक तो नरजनन भाग और एक मादा जनन भाग। तो फर्स्ट अपन ने नरजनन भाग के बारे में स्टार्ट किया, क्योंकि पहला पुंकेसर और लघु बीजाणु धानी, ये तो थी अपने पास उससे रिलेटेड। फिर लघु बीजाणु धानी में हमने परागकोश की भित्ति और लघु बीजाणु धानी में और कौन सी संरचनाएं बन रही उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो होता है हमारे पास लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास लघु बीजाणु जनन। देखिए स्टूडेंट्स, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन के बारे में बात करते हैं हम कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि लघु बीजाणु धानी में, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई
जाती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। हमारे पास सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इसमें कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और किसका निर्माण हुआ? लघु बीजाणु का। अब आपको बताते हैं कि ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है वो क्या होती है? द्विगुणित, 2n। विभाजन कौन सा हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। और हमारे पास जो लघु बीजाणु बनेगा वो क्या होगा? अगुणित। अब आपको ये भी पता है कि अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब 4 कोशिकाएं क्यों बनती हैं? क्योंकि हमने ये भी सीखा है कि अर्धसूत्री विभाजन में विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार। तो एक कोशिका डिवाइड होकर कितनी कोशिकाएं बनाएंगी? 4। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो क्या होती है? द्विगुणित। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? लघु बीजाणु मात्र कोशिका के लघु बीजाणु लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ये थी हमारे पास डेफिनेशन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? द्विगुणित। और अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा? लघु बीजाणु। दूसरी बात कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जैसे एक है, द्विगुणित है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 4 क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको अगर ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। क्या अच्छा, तो दोबारा तो करना पड़ेगा क्या? सेव कर दिया आप? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने।